आज का हमारा क्वेश्चन है शिक्षा के प्राचीन भारतीय वैदिक दर्शन तथा गुरुकुल प्रणाली का वर्णन कीजिए। मतलब जो पहले वैदिक दर्शन और गुरुकुल प्रणाली होती थी, मतलब भारत में शिक्षा कैसे प्रारंभ हुई थी, पहले कैसे बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, उसके बारे में हमने बताना है। वैदिक शिक्षा प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं और समाज की शिक्षा में जो ये विशेषताएं हैं वो कहाँ तक पाई जाती हैं, ये भी हैं। या फिर ये हमारा क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, प्राचीन भारत में शिक्षा के आदर्श क्या थे, वर्तमान शिक्षा का संगठन करते समय इनका मूल्यांकन कीजिए। मतलब एक कंपैरिजन टाइप में मेनली हमने जो पहले प्राचीन भारत में शिक्षा हुआ करती थी उसके बारे में बताना है। देखिए पहले क्या था, प्राचीन भारत में शिक्षा ही ज्ञान का स्रोत थी। मतलब ज्ञान हमें शिक्षा के द्वारा ही मिल सकता था, उसे लोक और परलोक में सुधारने का माध्यम माना जाता था। मतलब अगर अपना सब कुछ ठीक करना है, आचार व्यवहार अपना सारा इस तरह से जो आचरण है मेनली, तो वो सब जो है हमें सब कुछ सुधारने का माध्यम शिक्षा ही होती थी। जो प्राचीन शिक्षा थी हालांकि वो धर्म से प्रेरित थी। इसका मुख्य कारण ये था कि भारतीय विचारधारा और जीवन दर्शन का जो पूर्ण रूप था वो धर्म प्रधान होता था, धर्म से जुड़ी हुई होती थी हमारी शिक्षा। जीवन का प्रत्येक क्षेत्र चाहे आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, हर किसी के ऊपर धर्म का प्रभाव होता ही होता था। तो मेनली जो जीवन का मुख्य उद्देश्य था वो था मोक्ष की प्राप्ति। मतलब जीवन का एक ही लक्ष्य माना जाता था और वो होता था मोक्ष की प्राप्ति। और हर क्रिया में इसी जो भी होती थी इसी मोक्ष प्राप्ति के लिए वो क्रिया मानी जाती थी कि आप कोई भी कार्य करोगे वो मोक्ष प्राप्ति का साधन ही होना चाहिए। इसी विचार का शिक्षा पे भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। तो उस काल में शिक्षा को ही केवल ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं माना गया, बल्कि शिक्षा को मोक्ष प्राप्त करने का साधन भी माना गया कि ज्ञान तो होगा ही होगा, लेकिन जो हमारे जीवन का एक लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, वो भी हम शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से प्राचीन जो बौद्धिक शिक्षा प्रणाली थी उसके उद्देश्य हुआ करते थे। तो क्या उद्देश्य होते थे? व्यक्ति के चरित्र का विकास करना, ब्रह्म अनुशासन के साथ साथ आंतरिक अनुशासन को महत्व देना। बाह्य अनुशासन मतलब कि बाहर से देखने में तो व्यक्ति डिसिप्लिन लग रहा है कि हर बात को फॉलो करना, मानना, अनुशासन में रहना, लेकिन उसके साथ साथ आंतरिक अनुशासन भी हो, मतलब सेल्फ डिसिप्लिन भी हो, हर काम में खुद से वो व्यवस्थित होकर हर कार्य करे। शिक्षा के द्वारा व्यक्तित्व का विकास करना, जीवन को पूर्ण रूप से पवित्र बनाए रखकर अंतिम उद्देश्य जो है मोक्ष की ओर ले जाना। भौतिक जगत से चित्त को हटाकर आंतरिक जगत की ओर लगाना, कि जो भौतिक जगत है कि और चीजों की तरफ ना भागते हुए हमें अपना आंतरिक जो है उसको सुधारना है, उसको हमने भगवान की तरफ ध्यान लगा के अपना चरित्र व्यक्तित्व इसको उत्तम बनाना है। वैदिक साहित्य यज्ञ और कर्म कांड और आध्यात्मिक रहस्यों को सांस्कृतिक नीति के रूप में संजोकर रखना, ये जो शिक्षा के उद्देश्य हैं। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ धर्म दीक्षा या चरित्र का निर्माण करना था। मतलब जैसे सिर्फ इन निर्देशों को देख के लग रहा है कि सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति या धर्म के साथ ही बढ़ना, कुछ ऐसा करना, बल्कि मेनली जो इसमें बातें थी उस पर बीजे गोखले ने प्रकाश डालते हुए कहा है इस प्रणाली का आयोजन किस प्रकार का था कि जीवन के प्रति छात्र का दृष्टिकोण विस्तृत हो। मतलब छात्र जो है अपने सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाए, ज्यादा हर चीज के बारे में सोचे, उसमें ज्ञान की ज्योति जगे, उसकी बुद्धि प्रखर हो और उसके व्यक्तित्व के विकास द्वारा उसके अंदर चरित्र बल की स्थापना हो। मतलब क्या है कि ज्ञान ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर हो, ज्ञान की ज्योति जले, बुद्धि प्रखर हो, इंटेलिजेंस लेवल उसका बढ़े और व्यक्तित्व का विकास जो है उसके अंदर जो है चरित्र की बढ़ोतरी हो, उसका चरित्र अच्छा बने। और ये सत्य है कि इस प्रणाली में धर्म शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया जाता था, परंतु साथ ही ज्ञान और साहित्य की शाखाओं को भी ये महत्व को नहीं भुलाया गया। मतलब धर्म का काफी उसमें महत्व था, लेकिन साथ साथ हमें जो इसके अंदर था ज्ञान और साहित्य की जो शाखाएं हैं उसको भी काफी महत्व दिया जाता था। ऐसे ही अल्टेकर ने कहा ईश्वर भक्ति और धार्मिक भावना, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व विकास, नागरिक सामाजिक कर्तव्य का पालन, सामाजिक कुशलता की उन्नति और राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और प्रसार प्राचीन भारत में शिक्षा के उद्देश्य थे। मतलब इस तरह से हर एक तरह से पूरे व्यक्तित्व का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य हुआ करता था। अब होता क्या था, क्या प्रायोरिटीज थी जो हमारे गुरुकुल में या वैदिक काल में किस तरह की शिक्षा में जो प्रायोरिटीज होती थी, मुख्य बातें कौन कौन सी होती थी, क्या होता था। देखिए गुरुकुल
को छोड़ के आश्रम में जाके करते थे। गुरु गृह में प्रवेश करना होता था, मतलब गुरु के संरक्षण में उन्हें रहना होता था और अध्ययन काल तक उसे वही रहना होता था। गुरु ही छात्र का संरक्षण होता था। शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ गुरु जो है बच्चों का नैतिक विकास भी करते थे, नैतिक आचरण की देखभाल भी करते थे। कैसे होता था इसका? उपनयन संस्कार होता था। सबसे पहले छात्र की जो शिक्षा का प्रारंभ है वो उपनयन संस्कार से किया जाता था। और उपनयन संस्कार का क्या अर्थ होता था? जीवन की एक अवस्था के समाप्त होने और दूसरी अवस्था के प्रारंभ होने से है, और जिसका अर्थ होता था छात्र को गुरु के निकट ले जाना। मतलब बच्चे को गुरु के निकट की वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए, हर तरह का विकास करने के लिए कि जीवन कैसे जीना है, वो गुरु से सब कुछ सीखता था। जो छात्र शिक्षा प्राप्त करते थे उनके लिए उपनयन संस्कार काफी आवश्यक होता था। बिना किसी भेदभाव के ये संस्कार सबके लिए होता था, परंतु बाद में इस संस्कार का अधिकार द्विजों को ही दे दिया गया, शूद्रों को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया था। पहले ऐसा कुछ नहीं था, सबके लिए था। अब उपनयन संस्कार के लिए क्या है कि 8 से 12 वर्ष तक की जो आयु थी वो उचित मानी जाती थी। उपनयन संस्कार वाले दिन छात्र जो है अपनी माँ के साथ एक ही थाली में भोजन करते थे और उसके पश्चात उसका मुंडन कर दिया जाता था। फिर वे स्नान करके कौपीन धारण करता था और यज्ञोपवीत का धारण करना भी परम आवश्यक माना जाता था। गुरु जो है अपने शिष्यों को फिर आशीर्वाद देके गायत्री मंत्र का जाप करना सिखाते थे। और वास्तव में क्या होता था, इसी उपनयन संस्कार के बाद ही बच्चों का नया जीवन प्रारंभ माना जाता था कि जीवन की एक अवस्था समाप्त हो गई और दूसरी अवस्था स्टार्ट हो गई। फिर आचरण के आधार पर प्रवेश। गुरु गृह में सदाचार और उच्च चरित्र वाले बच्चे ही, ऐसे ही छात्र जो है प्रवेश ले सकते थे। निम्न आचरण वाले छात्रों को गुरुकुल में स्थान नहीं दिया जाता था। मतलब ये आचरण पर डिपेंड होता था कि किस बच्चे का आचरण कैसा है, कौन सा जो है उसकी स्टडीज में, पढ़ाई में जिसका इंटरेस्ट है, जिसका आचरण अच्छा है, वो इन आश्रम में रह सकते थे। ब्रह्मचर्य की प्रमुखता। प्रत्येक छात्र को अपने अध्ययन काल में ब्रह्मचर्य जीवन का इसके अंदर पालन करना पड़ता था। गुरु आश्रम में केवल ब्रह्मचारी रह सकते थे, विवाहित छात्रों के लिए वहां पर कोई जगह नहीं होती थी। उन्हें सादा जीवन और इंद्रिय निग्रह का पालन करना पड़ता था। गुरु सेवा ने इस युग में क्या था कि गुरु को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था। जो लोग यहाँ पे रहते थे गुरुकुल में, वो गुरु की तन मन धन से सेवा करते थे। आश्रम का जो समस्त कार्य है, गुरु का हो कोई भी कार्य है, वो सब बच्चों को, छात्रों को ही करना चाहता था। और जो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करता था उन्हें दंड भी मिलता था। गुरु को ईश्वर का रूप मान के भक्ति और श्रद्धा से पूजा भी जाता था। शिक्षा में भौतिकता क्या है? हालांकि वैदिक काल में शिक्षा का जो स्वरूप था वो धर्म प्रधान था, लेकिन साहित्य और दर्शन के अतिरिक्त भी कुछ विषय और भी पढ़ाए जाते थे। और वो क्या थे? चिकित्सा, शस्त्र विद्या आदि की शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। जन संधारण को लौकिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। मतलब लौकिक शिक्षा, लोक के बारे में कि कैसा जीवन जीना है, कैसे सबके साथ मिलजुल के रहना है, ये भी बताया जाता था। शिक्षा में व्यवहारिकता। व्यवहारिकता का भी क्या है कि व्यवहार कैसा हो, कैसे आप रहोगे, इसको भी बहुत महत्व दिया जाता था। गुरु आश्रम में सेवा करते हुए छात्र क्या है, जीवन उपयोगी शिक्षा सहज रूप से प्राप्त कर लेते थे। आश्रम का सारा कार्य उन्हें स्वयं अपने हाथों से करना पड़ता था। गुरु की जो काफी गायें होती थी उनको वनों में चरा के पशुपालन सीखते थे। आश्रम की भूमि को जोत के कृषि शिक्षा में निपुण हो जाते थे। मतलब प्रैक्टिकली हर चीज करके उसमें बच्चे, छात्र जो है वो निपुण हुआ करते। भिक्षावृत्ति था। अपना और अपने गुरु का भरण पोषण करने के लिए भिक्षा भी मांगते थे। हर छात्र को भिक्षा मानी जाती थी और वैदिक काल में भिक्षा मांगना कोई बुरा कार्य भी नहीं माना जाता था। गृहस्थ जो होते थे, जो घर पे रहने वाले लोग होते थे, वो खुशी खुशी द्वार पे आए हुए छात्रों को भिक्षा दे देते थे। और इससे जो है, इस कार्य से बच्चों में विनय और सामाजिकता की भावना उत्पन्न होती थी कि बच्चों में विनय आता है, उनका व्यवहार उस तरह से होता है, सामाजिकता की भावना होती है। और शिक्षा से रिलेटेड क्या था? वैदिक काल में सामूहिक शिक्षा के बजाय व्यक्तिगत शिक्षा को ज्यादा महत्व दिया जाता था। गुरु जो है हर एक बच्चे की, व्यक्तिगत मतलब हर एक बच्चे की शिक्षा पे काफी ध्यान दिया जाता था। शिक्षा के प्रमुख रूप से उन सिद्धांतों पर बल दिया जाता था जिनको अपनाकर व्यक्ति मानसिक और आध्यात्मिक विकास कर जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सके। और साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा जो है व्यक्ति के उन्नयन का माध्यम मानी जाती थी। मतलब शिक्षा जो है बेसिक बेस आधार एक का काम करती है।
वर्ष तक अध्ययन करते थे उन्हें रुद्र का, और 48 वर्ष तक अध्ययन करने वाले छात्र आदित्य कहलाते थे। साधारणतः 24 वर्ष तक बच्चे अध्ययन करते थे, उसके बाद वो अपने घर आ जाते थे। बाह्य नियंत्रण से मुक्त। बाह्य नियंत्रण क्या होता है, ये मेन बात ध्यान रखने योग्य है कि शिक्षा पर ना तो कोई राज्य का इसमें नियंत्रण था, ना कोई पूंजीवाद का था। राज केवल शिक्षा विकास में मार्गदर्शन का ही काम करता था और धन द्वारा सहायता करता था, लेकिन शिक्षा संस्थाओं के आंतरिक प्रदर्शन पर जो भी काम था, मतलब शिक्षा के जितने भी मतलब विद्या मंदिर गुरुकुल वगैरह जो हुए, उसमें राज्य का किसी भी तरह का कोई भी हस्तक्षेप नहीं था, कोई दखल नहीं दिया जाता था। एंशिएंट इंडिया में क्या थी, फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल कंट्रोल लाइक दैट ऑफ स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कोई पार्टी, कोई पॉलिटिक्स, कोई गवर्नमेंट का किसी भी तरह का कोई भी दबाव नहीं था। तो इससे क्या हुआ, जो नर्न पंडित थे वो सब अपनी स्टडीज, अपनी ड्यूटीज निभाते थे नॉलेज देने में, किसी विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम एनी सोर्स व्हाटएवर, किसी भी सोर्स की कोई इंटरफेरेंस नहीं थी। सो आल्सो एजुकेशन डिड नॉट सफर फ्रॉम एनी पॉलिटिकल इंटरेस्ट और प्रेजुडिस इन इंडिया। तो किसी भी तरह का कोई पूर्वाग्रह है, कोई अलग तरह का इंटरेस्ट हमारी शिक्षा में नहीं होता था। शिक्षा प्रणाली थी कैसे, टीचिंग सिस्टम या मेथड उस टाइम कैसे हुआ करते, मौखिक शिक्षण। उस समय पहले शुरू में लेखन शिक्षा का विकास नहीं हुआ था, तो इसीलिए मौखिक शिक्षण होता था। गुरु जो है इसके अंदर अपने शिक्षक का स्वरूप मौखिक रूप से ही ग्रंथों का जो है पढ़ के बताते थे, समझाते थे, और शिक्षा बच्चा भी जो है ध्यानपूर्वक कंठाग्र कर लेता था, मतलब उसे याद कर लेता था। और अगला पाठ पढ़ाने से पहले गुरु उसकी पिछले पाठ की परीक्षा, मौखिक परीक्षा लेता था, इसलिए बच्चे एकांत में बैठकर एकाग्रचित्त होकर उस पर चिंतन भी करते थे। मतलब अगला पाठ पढ़ाने से पहले, क्योंकि उससे सुना जाएगा, मौखिक रूप से परीक्षण होगा, तो वो खुद से भी उस पर चिंतन मनन करते थे। मनन और चिंतन क्या है, मंत्र और भाषण को कंठाग्र करने के बाद छात्र उन पर मनन चिंतन, मतलब खुद से सोच विचार भी करते थे, सोचते थे, और इससे क्या है, मंत्रों के आंतरिक अर्थों को भली प्रकार से समझ जाते थे। और इससे मनन और चिंतन के अंदर आत्म साक्षात्कार की भावना उदय होती थी। इसके कारण उसमें स्वाध्याय और मनन पर अधिक बल दिया जाता था, मतलब खुद के पढ़ने पर, स्वयं अध्ययन करने पर ज्यादा जोर दिया जाता था। तभी जो है बच्चों को कंसेप्ट वगैरह अच्छे से क्लियर होते थे। उच्चारण पर बल, क्योंकि मौखिक शिक्षा ही हुआ जाता था, तो ठीक से उच्चारण करने पर भी काफी जोर दिया जाता था। गुरु अपने शिष्य को प्रत्येक शब्द के शुद्ध उच्चारण का अभ्यास भी कराता था। पहले गुरु उच्चारण करते थे और उसके बाद गुरु मुख से सुन के छात्र भी वैसा ही अनुकरण करके वैसा ही बोलने का प्रयास करते थे। वाद विवाद की जो प्रमुखता है, शिक्षा प्रणाली में वाद विवाद को भी स्थान दिया जाता था। किसी विषय पर अगर मतभेद होते थे तो उसका निराकरण, मतलब उसका जो है क्लियर करना, उसको वाद विवाद के द्वारा ही होता था। छात्र आपस में वाद विवाद करते थे, पक्ष विपक्ष में बोलने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। कोई और जटिल समस्या है, प्रश्न उत्तर द्वारा किया जा रहा है, वहां पे क्या था कि बच्चे सिर्फ श्रोता नहीं थे, मतलब सिर्फ सुनने वाले नहीं थे, आवश्यकता पड़ने पर वो गुरु से अपनी समस्याओं का समाधान भी कर सकते थे, अपनी समस्या हो सकते थे। तो इस तरह से क्या क्या पाठ्य विषय हर तरह के इसमें पढ़ाए जाते थे। मुख्य जो पाठ्य विषय थे उसमें व्याकरण, कल्प, ज्योतिष, छंद, नृत्य सारे थे। कुछ लोगों का हालांकि भ्रम भी है कि पाठ्यक्रम जो था वो धर्म प्रधान था, परंतु ये जो धारणा है ये सत्य नहीं है। काफी पाठ्य विषयों का विस्तार हो गया था। पूरा आध्यात्मिक विद्या और सांस्कृतिक विद्या हर तरह की इसमें सम्मिलित थी। जो भी इसमें जिस तरह की शिक्षा की उस समय आवश्यकता थी, मतलब सिर्फ एक धर्म से प्रभावित होकर धार्मिक शिक्षा न देके हर तरह की शिक्षा उन्हें दी जाती थी। राशि विद्या भी, निधि विद्या भी, शास्त्र विद्या, एकांकन, हर तरह का उस समय अध्ययन करवाया जाता था। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ ये आज का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।